की वीडियो में हम HDFC AMC के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि ऐसे सेक्टर को बिलोंग करता है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी अभी बाकी है। ये कंपनी HDFC ग्रुप को बिलोंग करती है जिसके शेयर्स ऑलरेडी लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुके हैं। ये स्टॉक साल 2018 में लिस्ट हुआ था और अपने लिस्टिंग प्राइस से लेके अभी तक में अपने इन्वेस्टर्स को 41% के रिटर्न बना के दे चुका है और ये रिटर्न्स लिस्टिंग प्राइस से हैं। अगर IPO के प्राइस से जो इशू प्राइस था उससे अभी तक के रिटर्न्स आप देखेंगे तो वो 100% से भी ज़्यादा के हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, और इसका फ्यूचर और ग्रोथ पोटेंशियल किस टाइप का है और कौन सी प्राइस में इसमें एंट्री लेना बेस्ट होगा। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम इस सेक्टर और इस कंपनी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस सेक्टर और इस इंडस्ट्री से आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे इस चार्ट से देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेविंग्स के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। ये इससे आगे US और चाइना चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पर कैपिटा इनकम US में US डॉलर टर्म्स में ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले, और चाइना में भी इंडिया के मुकाबले ज़्यादा है। इसी वजह से हाउस होल्ड सेविंग्स में ये लोग आगे हैं। अगर आप हाउस होल्ड सेविंग्स रेट के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आएगी और पहले पे चाइना आएगा। तो हाउस होल्ड सेविंग्स रेट होता क्या है? असल में हाउस होल्ड्स साल भर में जितनी भी इनकम करते हैं उस इनकम का कितना % सेव कर लेते हैं वही सेविंग्स रेट कहलाता है। इंडिया में वो 17.5% है और US में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि 6.9% के आसपास है। तो सेविंग्स रेट के मामले में इंडिया US से बहुत आगे है। पहले पे चाइना आ जाता है सेविंग्स रेट के मामले में और दूसरे पे इंडिया आ जाता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस चार्ट में देख सकते हैं कि सारे देशों में सेविंग्स रेट क्या है और उसमें आप समझ जाएंगे कि इंडिया दूसरे नंबर पे चल रहा है। हाउस होल्ड सेविंग्स में ये तीसरे नंबर पे है, लेकिन हाउस होल्ड सेविंग्स रेट में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ हाउस होल्ड्स की एक बहुत अच्छी आदत होती है, वो होती है पैसे बचाने की। तो इसी वजह से हम सेविंग्स रेट में काफ़ी आगे हैं। अब हमारे यहाँ क्योंकि सेविंग कल्चर है तो उसलिए आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेविंग्स साल 2012 से लेके 2020 तक लगातार ग्रो करती जा रही है। रेड कलर से फिज़िकल एसेट्स दिखाए गए हैं, यानी कि गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं। ब्लू कलर से फाइनेंशियल एसेट्स दिखाए गए हैं, यानी कि बैंक डिपॉजिट्स, FD, इन सब के फॉर्म में जो सेविंग्स हैं। और ग्रे कलर से लाइबिलिटीज़ यानी कि लोन्स दिखाए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेविंग्स इंडिया में लगातार ग्रो करती जा रही है। अब हम जो भी सेविंग्स करते हैं उन सेविंग्स को या तो हम फिज़िकल एसेट्स के फॉर्म में रखते हैं या तो फिर फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2012 में हम 60% एसेट्स अपने फिज़िकल एसेट्स के फॉर्म में रखा करते थे और केवल 40% एसेट्स ही फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में हुआ करते थे। फिज़िकल एसेट्स मतलब सिल्वर, गोल्ड और ज़मीन, और फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट या फिर बैंक में सेविंग्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में फाइनेंशियल एसेट्स जो थे वो 51% हो गए थे और वहीं डिजिटल एसेट्स जो थे वो फिज़िकल एसेट्स जो थे वो 49% हो गए थे। इसका मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन अवेयर हो रही है और अपने पैसों को फिज़िकल एसेट्स की जगह फाइनेंशियल एसेट्स में रखना प्रेफर कर रही है। आप देख सकते हैं कि पहले सेविंग्स अकाउंट में जितने पैसे होते थे उसके केवल 10% ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड होते थे। मतलब अगर इंडिया में 2000 रुपये सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं तो केवल 200 रुपये ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है FY19 तक कि जितना पैसा सेविंग्स अकाउंट में है उसका 20% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड होता है। यानी कि अगर 2000 रुपये कोई सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है तो 400 रुपये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में
काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स AUM की बात करें, AUM का मतलब है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितना पैसा कोई म्यूचुअल फंड कंपनी मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो पूरी इंडस्ट्री का जो AUM है वो 22% CAGR से बढ़ा है मार्च 2013 से दिसंबर 2019 के बीच। वहीं बैंक डिपॉजिट्स जो हैं वो मार्च 2013 से दिसंबर 2019 के बीच बस 11% CAGR से बढ़े हैं। अगर हम अलग अलग देशों के मुकाबले इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 सालों से इसका AUM 25% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। चाइना के बाद म्यूचुअल फंड AUM की ग्रोथ में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से इंडिया में इंटरनेट सस्ता हुआ है, हर किसी को एक्सेस मिल गया है इंफॉर्मेशन का। हर कोई यूट्यूब पे जाके म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने लगा है और आपने ये देखा होगा कि लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर हो गए हैं पिछले 3-4 सालों के मुकाबले। यही नहीं, म्यूचुअल फंड सही है कि एडवर्टाइजमेंट को आप सभी ने देखा होगा। तो ये जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं, इसकी वजह से भी लोगों की अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ रही है। ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स आज से 3-4 साल पहले आपको देखने को नहीं मिलते थे। तो इसकी वजह से भी आने वाले समय में ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। ये सेक्टर इंडिया में इतना अंडर पेनिट्रेटेड है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड AUM यानी म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको हम परसेंटेज ऑफ GDP के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि वो इंडिया में केवल 11% है, जबकि दुनिया का एवरेज उसका 55% है। तो यहाँ से अभी 5 गुना हो जाएगा ये, तब भी जाके ये एवरेज पे पहुँचेगा। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारे देश में काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है अभी, और इसमें काफ़ी ग्रोथ होनी बाकी है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज परसेंटेज ऑफ GDP का ग्राफ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया में वो केवल 7% है GDP का, जबकि वर्ल्ड एवरेज 36% है। तो इसमें भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अभी हम दुनिया के एवरेज के मुकाबले 5 गुना कम। इंडिया की कुल पॉपुलेशन 1320 मिलियन है, उसमें से केवल 1050 मिलियन लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं। उसमें से भी केवल 440 मिलियन लोगों के पास पैन कार्ड है, और केवल 59 मिलियन लोग यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल करते हैं, और केवल 20 मिलियन लोग ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर कितना ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। बैंक अकाउंट होल्डर्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का नंबर कितना कम है। म्यूचुअल फंड्स की जो सेल्स होती हैं वो मार्केट के रिटर्न्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। जब मार्केट काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रही होती है तो लोग म्यूचुअल फंड्स खूब खरीदने लगते हैं, और जब मार्केट रिटर्न थोड़ा कम देती है तो लोग म्यूचुअल फंड्स भी खरीदना कम कर देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि FY18 में जब एक अच्छी खासी बुल मार्केट थी तो उस समय म्यूचुअल फंड्स में पैसे भी काफ़ी ज़्यादा आए थे, जो आपको ब्लू कलर के हिस्टोग्राम से दिख रहा होगा। वहीं FY20 में जब मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेट हो रही है तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वो ब्लू हिस्टोग्राम कितना छोटा है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितने कम पैसे आए हैं। तो ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स की जो सेल्स हैं वो मार्केट के रिटर्न्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप कंपनी के SIP फ्लोज़ को देखें, यानी हर महीने जो लोग SIP म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, यानी HDFC AMC को जो लोग हर महीने SIP देते हैं, वो आप देखें तो साल 2016 साल 2017 में कितनी तेज़ी से ग्रो हुए थे। वहीं उसके बाद से लेके दिसंबर 2019 तक स्टेबल ही रहे हैं। तो ये भी दिखाता है कि जब मार्केट काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रही होती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा SIP करवाने लगते हैं, और जब मार्केट थोड़े कम रिटर्न दे रही होती है तो लोग SIP की अमाउंट नहीं बढ़ाते हैं, या फिर नए कस्टमर्स SIP नहीं शुरू करवाते हैं। अगर आप HDFC का कुल AUM देखें तो उसका 46% इक्विटी फंड्स का है और 54% नॉन इक्विटी फंड्स का है। आप कंपनी का AUM भी देख सकते हैं, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट साल 2014 से लगातार बढ़ता जा रहा है, और दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 के बीच में इनके AUM में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप इनके मार्केट शेयर
को देखें तो आपको उसमें लगातार एक कमी आती हुई दिखाई देगी पिछले 3 साल से। उसके बाद भी इनका मार्केट शेयर 14% के करीब है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है AUM के मामले में। पहली सबसे बड़ी कंपनी SBI म्यूचुअल फंड है। तो इनके मार्केट शेयर में गिरावट इसलिए आ रही होगी क्योंकि काफ़ी सारे नए प्लेयर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए हैं और काफ़ी सारे पुराने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी अब इस सेक्टर पे काफ़ी ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। तो इसी वजह से इनके मार्केट शेयर में एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर आप नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात करें तो इस कंपनी के पास दिसंबर 2019 तक 9.36 मिलियन म्यूचुअल फंड अकाउंट्स थे। आप देख सकते हैं कि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी काम करने में जो कंपनी का खर्चा आता है वो 3 सालों से लगातार कम होता जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसकी वजह ये है कि ये चाहे एक आदमी का म्यूचुअल फंड मैनेज करें, 10 लोगों का करें, 100 लोगों का करें या 1000 लोगों का करें, इनको कुछ ही फंड मैनेजर्स चाहिए होते हैं। एक बार एक ऑफिस खोलना होता है और उसके अलावा कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस होते नहीं हैं। तो एक्सपेंसेस कम होने की वजह से जैसे जैसे AUM बढ़ता जाता है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाता है। और एक्सपेंसेस कम होने की वजह से ही आप देख सकते हैं कि ये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को काफ़ी लंबे समय से लगातार बढ़ा रहे हैं और अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 70% के करीब है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई होने की वजह से ही कंपनी लगातार अपने डिविडेंड में भी एक ग्रोथ दिखा रही है। हर साल ये पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा डिविडेंड देती है और आने वाले समय में भी ये ग्रोथ हमें देखने को मिलती रहेगी। कंपनी 41 के PE पे ट्रेड हो रही है। ROE और ROCE दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। 11% की सेल्स ग्रोथ है और 1% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी चीज़ जो इस कंपनी के साथ है वो है HDFC का पेरेंटेज। हम सभी को पता है कि HDFC का ब्रांच नेटवर्क कितना बड़ा है और उस ब्रांच नेटवर्क की वजह से ही इसको अपना म्यूचुअल फंड्स बेचने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। मेरे हिसाब से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने का पूरा दम रखता है और आने वाले समय में भी आपको इसी तरह के रिटर्न्स बना के दे सकता। स्टॉक काफ़ी लंबे समय से 2400 से 2500 की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि हर महीने SIP के फॉर्म में ख़रीदा जा सकता है। आज की वीडियो में स्टॉक से रिलेटेड हमने जो भी बात करी है वो केवल मेरे व्यूज़ हैं। आप इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और भी कोई अगर ऐसा स्टॉक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो अपलोड करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।